हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड होप यू विल बी फाइन। मैं सुनील सर आप सभी का स्वागत करता हूं राव मूवीशाला ऐप पे। और आज से मैं जीएस फाउंडेशन की क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं और आज से ही हम करंट अफेयर्स की क्लास की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जून फर्स्ट वीक में आपकी क्लास प्रॉपर शुरू हो जाएगी। आप सबका स्वागत है, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, जो फ्यूचर में लेने वाले हैं, आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम 11-15 से 12 आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स एक्चुअली जीके पार्ट है, ठीक है, स्टैटिक है। पर इसका है क्या, 24 मई से लेकर 31 मई तक जो भी बातें हुई हैं 2022 में, या तो वो या फिर इस तारीखों के बीच इतिहास में कभी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, तो उसको ध्यान में लेकर के हम इस तारीख के बहाने बात करेंगे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ डेट की, और किस तरह से एग्जाम में सवाल आते हैं। तो सवाल के दायरे में ही सारी बातचीत होगी। और इसके तहत पहली बात हम करते हैं आज से। पीडीएफ आपके सामने में लगा हुआ है और इसको आप देखिए। 24 मई 2022 के संदर्भ में आप देख रहे हैं, लेकिन 24 मई फोकस्ड होना चाहिए। आजकल मनाया जाने लगा है 24 मई को, इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जा रहा है। नेशनल लेवल पे भी हम लोग भी मनाते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं ब्रदर डे, यानी कि भाई दिवस। ब्रदरहुडनेस डे नहीं, फ्रेटर्निटी डे नहीं, ब्रदर्स डे। जैसे सिस्टर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे होता है ना, सिबलिंग्स डे होता है, वैसे ये क्या है, ब्रदर्स डे, यानी भाइयों का दिवस या भाई के लिए दिवस। तो ब्रदर्स है, मुझे भी नहीं पता था कि आज ब्रदर्स डे है, लेकिन हाँ मेरी सिस्टर का फोन आया था और उसने मुझे विश की थी। लेकिन हाँ, ये इंटरनेशनली भी मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में ब्रदर्स डे खास करके 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ब्रदर डे तो है, लेकिन याद रहे इसी दरमियान आप एक चीज समझिए। जनरली कंपटीशन वर्ल्ड में क्या पूछता है, व्हेन द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स सिबलिंग डे। सिबलिंग मतलब क्या होता है, भाई बहन। तो सिबलिंग्स डे मतलब भाई बहन का दिवस, परिवार के जो बच्चे होते हैं, जो भाई और बहन होते हैं, उनका दिन, ताकि इनके आपस में प्यार बना रहे, कॉपरेशन बना रहे। उस ख्याल से देखें तो हम देखें तो 10 अप्रैल को यूएनओ सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड सिबलिंग्स डे, ठीक है ना। तो चलिए, कंपेयरिंग हो गई कि एक ब्रदर डे है, इसका क्या फर्क पड़ेगा, और सिबलिंग्स। मैं खुद आपको बता दूं, दोनों में जो महत्व रखता है वो सिबलिंग्स डे रखता है। ये सवाल आते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका है 25 ऑफ मई। हम देखें 25 ऑफ मई का क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक तो हम ये जानते हैं कि 25 मई 1956 को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी स्टैब्लिश्ड हुआ था, और समय के साथ उसका नाम आगे चलकर 1995 में बदल दिया गया और नाम रख दिया गया क्या, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ नाम रख दिया गया, जिसमें आज हम सब जानते हैं 28 देश हैं। उनकी अपनी एक करेंसी भी है, और उन देशों में से जो करेंसीज अपनाए हुए हैं यूरो, उन्हें हम यूरो कंट्रीज कहते हैं, यूरो ग्रुप कहते हैं, जो 17 देश हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर के बात यह है कि 25 मई को एक और बड़ी बात है। हालांकि ये तारीख तो नहीं पूछता, लेकिन इस तारीख के बहाने आप उस व्यक्ति विशेष को याद करते हैं जो काबिल तारीफ है और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे जाने जाते हैं। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं रास बिहारी बोस की। रास बिहारी बोस को हम और आप सब वाकिफ हैं इनसे। याद रहे, आज के पश्चिम बंगाल के वर्धमान में इनका जन्म हुआ, और 1912 में जो अनुशीलन समिति वालों ने लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब फेंकने का जो काम किया दिल्ली में चांदनी चौक के पास, जिसमें जनाब घायल तो हुए, डेथ नहीं किए, हम असफल रहे, पर हम मैसेज तो देते रहे टाइम टू टाइम। तो रास बिहारी घोष का ही ये प्लान था, जिसको हम कहते हैं लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 में बम का फेंका जाना। तो ये चीजें, समय के साथ वो देश से बाहर निकले और पहुंच गए जापान, और जापान में गए और जापान की राजधानी टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा, रास बिहारी बोस ने की, टोक्यो में की। यही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आगे चल करके आजाद हिंद फौज के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी घोष, ठीक है, प्लस हम देखते हैं कैप्टन मोहन सिंह, ये दोनों मिल करके किए, ठीक है। तो याद रखना है, उसे ये एसोसिएट करते हैं। समय के साथ हम देखते हैं 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
पर वो कोई इश्यू नहीं है। 26 मई ये भी आजकल देखें जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल का जो एग्जाम 2022 में हुआ है, हमने देखा है 11 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए और बहुत सारे पेपर्स बने। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें और वो हमारे सारे सामने, मैं इसका अभ्यास फिलहाल करवा रहा हूं और मैं हर में देखता हूं कि 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली बजट से होते हैं, पार्लियामेंट में जो बातें की गई होती हैं और वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंसर्न होते हैं, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़ा ही अजीब टाइप से सवाल पूछ रहे हैं। वो इस तरह के हैं, पुरानी पुरानी बातों को उठा रहे हैं कि ये कौन सी तारीख को, कौन से ईयर में ये कानून बना, ये अचीवमेंट हुआ, इस तरह की चीजें जिसका करंट अफेयर्स तो नहीं, स्टैटिक जीके से रिलेशन है। उन चीजों को हम बेहतर तरीके से यहीं से कवर कर सकते हैं, लाइक दैट। अब देखिए 26 मई 1999 इसरो, यू नो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने पहली बार कमर्शियली सैटेलाइट लॉन्च किया। कमर्शियली सैटेलाइट लॉन्च का मतलब है कि इसरो तो भारत सरकार के लिए काम कर रही है, राज्य सरकारों के भी सैटेलाइट छोड़ती थी या फिर बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के भी, लेकिन जब वो अपना कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से विदेशी जो है संस्थान है, विदेश के बहुत सारे कंट्री जैसे हैं, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, यूरोप है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और भी छोटे मोटे देश हैं, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, वेनेजुएला है, मैक्सिको, इन सब के, अमेरिका तक के सैटेलाइट को ये लॉन्च करने लगी। और देश के भीतर जैसे अन्नामलई यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं बड़े बड़े, इग्नू है, तो उसके भी सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने लगे। तो उसके लिए उन्होंने एक एंट्रिक्स डिपार्टमेंट बनाया और याद रहे इसरो का जो एंट्रिक्स डिपार्टमेंट है स्पेशली कमर्शियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टैब्लिश्ड हुआ और इसरो ने पहला कमर्शियल सैटेलाइट जो लॉन्च किया था वह लॉन्च किया था यही 26 मई 1999 को और ये PSLV C2 से लॉन्च किया था, जिसमें जर्मनी और साउथ कोरिया और इंडिया के सैटेलाइट्स को उसने एक साथ लॉन्च किया। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ इसरो। एसएससी के क्वेश्चन से यह सीख मिलता है कि इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो याद रखिएगा जब आपसे पूछे भारत का इसरो संस्थान कब से वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करने लगा, यानी वो अब मनी रेवेन्यू भी अर्न करने लगा, तो हम क्या जवाब देंगे? वाणिज्यिक सेवा का शुरुआत उसने कब किया? 1999। तारीख पूछे तो बल्ले बल्ले, ना पूछे तो कोई बात नहीं, पर इस तारीख के बहाने तुम चीजें तो समझ रहे हैं। अब आइए, अब है आपके पास 27 ऑफ मे। अब 27 ऑफ मे का क्या इंपॉर्टेंस है? अब बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि पूछा जाएगा ये घटना जब घटी तो कौन थे? कौन थे इसका मतलब है वो व्यक्ति वो अलाइव होंगे तभी वो कौन थे की बात हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका जो डेथ होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो पता चल जाता है भाई इस घटना में ये व्यक्ति नहीं थे क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है और हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस ख्याल से देखें तो हम बात करते हैं 27 मई 1964। एज यू नो, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे ड्यू टू हार्ट अटैक। तो हृदय घात से या कह लीजिए कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ, चाइना ने जिस तरह से दगा किया, धोखा दिया, ऐसा उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी चाइना से एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अपने ही रीजन में उन्हें भुगतना पड़ा और देश पहली बार एक युद्ध में शामिल होना पड़ा। तो ये चीजें वो पचा नहीं पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं उनके मन में घुमर रहा था और कहते ये एक बड़ा कारण था उनके हार्ट अटैक का। कुल मिलाकर के ध्यान में रखना है जवाहरलाल नेहरू हमारे बीच नहीं रहे 27 मई 1964 को हार्ट अटैक से डेथ के, जब वो प्रधानमंत्री के पद पर थे, मतलब इन ऑफिस। इन ऑफिस का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के चेयर पे बैठे, तो मतलब वो उस पोस्ट पर थे, तो उसको फ्रेज में कहते हैं इन ऑफिस डेथ, इन ऑफिस यानी प्रधानमंत्री रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये याद रखना है 27 में, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस पे आता है ये इनके पुण्यतिथि और ये सवाल बनते हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, इनडायरेक्ट भी है। अब हम बात करें 28 में, यहां हमें समझना होगा ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और आशा करते हैं कि आगे भी आते रहेंगे। क्या? हमारा एक देश है, पड़ोसी देश, जिसका नाम है नेपाल।
जो समय के साथ हिंदू राज्य था, लेकिन अब उसने हिंदू राज्य का ये तमगा हटा लिया है। नेपाल एक राजतंत्र था, एक किंगशिप कंट्री थी। राजतंत्र होते हुए हम देखते हैं कि वहां पर जो है राजा का पद होता था और उसके अंदर प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली पद नहीं होता, सारे डिसीजन राजा लेते थे। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, प्रधानमंत्री के पद जब होते हैं तो वहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और एक लोकतांत्रिक तरीके से संसद होता है और संसद को असीम शक्तियां होती हैं। यह सब व्यवस्था नहीं थी नेपाल में। और वैसे भी नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा किसी देश का, किसी देश का व्यापारिक उपनिवेश तक नहीं बनाया जा सका। तो याद रहे, और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भूमिबद्ध। उसके तीन तरफ भारत ही है, पश्चिम में उत्तराखंड के साथ हम हैं, दक्षिण में बिहार और यूपी हम हैं, और पूरब में वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ है। इस तरह से तीन तरफ से हम हैं। दूसरी तरफ तिब्बत, जो अब स्वतंत्र देश न रह के वो एक प्रांत हो चुका है चाइना का, वो है। तो नेपाल का संदर्भ जो हम बात कर रहे हैं, 1991 में नेपाल में एक बड़ा बदलाव आया और राजा ने अपनी शक्ति को कम किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था का श्रीगणेश किया, यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू कर दिया। यानी कि 1991 में हमारा पड़ोसी नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश बन गया। अर्थात राष्ट्र के अध्यक्ष के पद पे तो राजा का पद बना रहा, उसकी शक्तियां भी बनी रही, लेकिन अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठने लगे और उन्हीं में से सरकार बनी, जिसे प्रधानमंत्री के रूप में जाना गया। याद रखिएगा, बीपी कोइराला, ठीक है, जो है उन्हीं के पुत्र हुए गिरिजा प्रसाद कोइराला, सॉरी उनके बेटे हुए गिरिजा प्रसाद बोला। तो याद रखना है कि बीपी कोइराला और गिरिजा प्रसाद कोइराला दोनों के संदर्भ एक ही हैं, बाप बेटे हैं। लेकिन 1990 में गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बने और भारत का यह पड़ोसी देश प्रजातांत्रिक देश हो गया। ये मनीषा कोइराला के दादाजी रहे, ये भी ध्यान में रखिएगा, पर वो कोई इशू नहीं है, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा हूं। अब जो मैं बात कर रहा हूं ध्यान देंगे, तो वो बना प्रजातांत्रिक। अब क्या होता है, उसके बाद वहां बदलाव की बयार चलने लगी, चाइना का भी प्रभाव पड़ा, कम्युनिस्ट पार्टीज काफी एग्रेसिव होती चली गई वहां पर, और माओवादी सेंटर्स बहुत डेवलप कर गया, और भारत की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगी कम्युनिज्म की वजह से। पर फाइनली हम देखते हैं करीब 7 साल लग गए नेपाल को अपना नया संविधान लिखने में, और अंततः जो है बदलाव के दरमियान 2008 को 28 मई को नेपाल ने अपना नवीनतम संविधान अपनाया और उसके तहत राजा का पद समाप्त करके वहां राष्ट्रपति एज ए राष्ट्राध्यक्ष, एज ए नेशनल हेड, प्रेसिडेंट का पोस्ट क्रिएट हो गया। अर्थात नेपाल 1991 में राजतंत्र से प्रजातंत्र बना और 2008 के 28 मई को यह प्रजातंत्र रहते हुए अब गणतंत्र भी बन गया, रिपब्लिक स्टेट भी डिक्लेयर हो गया। क्यों? क्योंकि आप और हम जानते हैं, जिस राज्य का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रीति से या फिर अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होते हैं, ना कि वंशानुगत होते हैं, उन्हें हम राजतंत्र कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। खास करके ये वर्ड होगा रिपब्लिक सिस्टम। भारत में देखिए, हमारे राष्ट्रपति नेशनल हेड हैं और वो आवाम के द्वारा ही चुने जाते हैं, पर अप्रत्यक्ष रीति से। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि एमएलए एमपी चूज करते हैं उनको। लेकिन हम देखें तो दुनिया की जो सबसे पुरानी लोकतांत्रिक देश है इंग्लैंड, वहां पे डेमोक्रेसी तो है, प्रजातंत्र, पर रिपब्लिक सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां के जो नेशनल हेड हैं वो रानी है, अभी 70 वर्ष पूरे करेंगी अपने राजशाही का, 70 वर्ष। शी इज नियर अबाउट 97 और 96 ईयर ओल्ड लेडी। तो कुल मिलाकर के आपने ये देखा कि भारत एक गणतंत्र भी है, प्रजातंत्र भी है। नेपाल प्रजातंत्र था, अब गणतंत्र भी हो गया। और आपसे कई बार पूछ चुका है कि हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल कब गणतंत्र बना? 28 मई, सिंप्लिसिटी है नहीं, और 2008 को। अब हम बात करें बेटा, यही 28 मई को दुनिया सेलिब्रेट करती है खास चीजें। जो विमेन अपने हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं रहती, उनके घर के काम के दबाव होते हैं, अब तो नौकरी का भी दबाव होता है, बहुत सारी उनकी अकाउंटेबिलिटीज होती हैं, और फीमेल के कुछ ऐसे डिजीज हैं जो नॉर्मल उन्हें उसका सामना करना ही पड़ता है। तो उनके अवेयरनेस के लिए दुनिया सेलिब्रेट करती है, ये प्यारी सी बात है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर वुमेन्स हेल्थ। हम 1990
तो ध्यान देंगे 1987 से इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर वुमेन्स हेल्थ डे मनाते हैं, वेल बीइंग, ठीक है। और सबसे पहले इसे अमेरिका ने 1975 में मनाया, पर यूएनओ के तहत हम 1987 से इसे मना रहे हैं। समझ में आई बात? तो विमेन्स के संदर्भ में ये बातें हैं। अब हम 29 मई को आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है 29 मई, और इसे आप सिंपल भाषा में कहते हैं द वर्ल्ड या इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। हम आप सब जानते हैं जो ग्रेट हिमालय है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, यंगेस्ट न्यू फोल्डेड और फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड है। और इसका जो एरिया है, जैसा कि हम जानते हैं 2500 किलोमीटर की लंबाई है पश्चिम से पूरब, और चौड़ाई कहीं कहीं तो 80 किलोमीटर और कहीं तो 450 किलोमीटर तक की चौड़ाई है। ये आज के थोड़े से पाकिस्तान में, थोड़े से टचिंग अफगानिस्तान में, भारत में, तिब्बत यानी चाइना में, नेपाल में और भूटान में फैला हुआ है, टचिंग म्यांमार भी है, नो डाउट। तो इतनी जगहों पे है। हम ध्यान देंगे किस बात पे? दुनिया की जो टॉप 10 माउंटेन पिक है, दुनिया की जो 10 सबसे ऊंची चोटी है, वह 10 के 10 हिमालय रेंज में है, 10 के 10। अब जो टॉप है, जिसकी ऊंचाई को लेकर के जो बात होती है, वो होती है द एवरेस्ट की, ठीक है ना। द एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे पहले जो मापी गई थी 1865 में, फ्रांस से एक मशीन आई थी जो किसी भी चीज के शेडो को मेजर करके लंबाई निकाल लेती है। तो हम एवरेस्ट पे चढ़े नहीं थे उसकी ऊंचाई नापने के लिए, उसके हाइट को शैडो सिस्टम से जो है मेजर किया गया था। जैसे एटलस बनाते हैं ना, स्केल को मिनिएचर करके मान लेते हैं, ठीक वैसे ही। तो याद रखना है 1865 में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई ज्ञात कर ली गई थी, और उस जमाने के हिसाब से 8,848 मीटर थे। लेकिन आज के जमाने से जो लेटेस्ट 20-25 साल पहले वो है 8,848.86 मीटर। इसलिए आज ये क्या है, 8,849 कह सकते हैं, क्योंकि 0.16 की ही तो कमी है, और 50 प्लस होने पर वो 49 हो जाएगा। तो ये है, याद रखें एवरेस्ट का जो है नाम बहुत पहले क्या था, याद रखना है, माउंटेन चोटी है ये, तो इसको कहते थे पिक 15, यानी चोटी संख्या 15। जब एवरेस्ट ने इसका मेजरमेंट कर लिया हाइट का सी लेवल से, तब इसका नाम बाद में चल के रखा गया दी एवरेस्ट। तो मिस्टर एवरेस्ट नाम के व्यक्ति ने इसका हाइट मेजर किया था कि सी लेवल से कितनी ऊंचाई है। पॉइंट क्लियर? ये मशीन भी चोरी हो गई थी, तो बड़ी बाद में जाकर के ढूंढ ढूंढ के दिया गया था फ्रांस को। खैर चलिए वो सब बातें। अब ध्यान दें, ये एवरेस्ट चोटी जो है, इसको हम नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं, सागर माथा। और तिब्बती भाषा में चोमगुमला भी कहते हैं। तो चोमगुमला तिब्बती भाषा का शब्द है, ठीक है, और जो सागर माथा है वो संस्कृत का शब्द है, ना कि नेपाली, पर नेपाल में ये कहते हैं। ये जो एवरेस्ट है, इसके फतह करने के लिए कई प्रयास हुए, और ध्यान देंगे जो वर्तमान नियम है, नेपाल की तरफ से अगर हम एवरेस्ट फतह करते हैं तो हमारी उम्र मिनिमम 15 वर्ष होनी चाहिए, और अगर हम चीन की तरफ से इसको फतह करते हैं तो हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? 13 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। याद रहे, इसका मतलब ये निकल के आया कि एवरेस्ट जो है ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, यानी नेपाल और चीन के बॉर्डर पे है। एक पॉइंट, इसका मतलब है कि ये एवरेस्ट मध्य हिमालय का हिस्सा है, बिल्कुल सेंट्रल हिमालय का है, क्योंकि सेंट्रल हिमालय भारत में नहीं है, ये नेपाल और तिब्बत यानी चीन में है। ये भी बात हो गई। अब सवाल है वह व्यक्ति कौन था जो सबसे पहले एवरेस्ट की चढ़ाई की? तो हम बात करें तो एवरेस्ट सक्सेसफुली क्लाइंब करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो एक पर्वतारोही हुए सर एडमंड हिलेरी। ये न्यूजीलैंड के माउंटेनियर थे, लेकिन वह इंग्लैंड के एक्सपेडिशन में शामिल हुए, यानी इंग्लैंड के एवरेस्ट चढ़ने वाले अभियान दल के हिस्से बने, शामिल हुए और फिर चढ़ाई करी। तो याद रखें, इन्होंने ये चढ़ाई जो की कब की? 22 मई, ध्यान देंगे, सॉरी 29 मई, 29 मई 1953 को, ठीक है ना, 29 मई 1953 को इन्होंने सक्सेसफुली क्लाइंब कर लिया एवरेस्ट। तेंजिंग नोर्गे उनके साथ उनके कुली थे, ठीक
ठीक है, जो शेरपा थे, लेकिन क्लाइंब तो इन्होंने किया पहले, फिर वो आए। तो कुल मिलाकर के एवरेस्ट पहली बार फतह किया गया कब? 29 मई, ठीक है, 1953। किसने? सर एडमंड हिलरी ने। कहां के थे? न्यूजीलैंड के। किस अभियान में शामिल हुए? इंग्लैंड। रूल कहता है आप पर्वतारोही हो, कहीं के भी हो, किसी भी देश के, लेकिन जिस देश के अभियान में शामिल होके आपने कोई चोटी फतह की है, तो उस चोटी पर जो झंडा आप गाड़ेंगे वह उस देश का होगा जिस देश का अभियान है। इस ख्याल से देखें तो आपको एक नया सवाल मिल गया कि सर एडमंड हिलरी ने एवरेस्ट फतह किया तो कौन सा झंडा लहराया? तो जिसे अगर ये रूल नहीं मालूम है वो सोचेगा न्यूजीलैंड के थे, न्यूजीलैंड का झंडा नहीं, इंग्लैंड का झंडा फहराया गया। तो इससे यह भी आपको पता चला कि एवरेस्ट पर, यानी दुनिया की सबसे ऊंचे स्थान पर जो पहला झंडा फहराया वो कौन सा था? यूनियन जैक था। क्यों भाई? क्योंकि ब्रिटेन के झंडे का नाम यूनियन जैक है। पॉइंट क्लियर? तो याद रखिएगा, अगर आपसे यह पूछ दे कि यूनियन जैक जो झंडा है ब्रिटेन का, आज दुनिया के किस देश के झंडे के बीच में यह झंडा है, यानी उस देश के झंडे का जो डिजाइन है उसके बीच में भी यह झंडा है, झंडे के बीच में झंडा, जनाब ये न्यूजीलैंड का है, जनाब ये ऑस्ट्रेलिया का है, त्रिनिडाद टोबैगो का है। क्योंकि इन्होंने ऐसा माना है, क्योंकि ये कभी गुलाम थे, उसके एम्पायर के पार्ट थे, आज भी वो इस चीज को मान के चलते हैं कि भाई हमारी चीफ कौन है? महारानी एलिजाबेथ सेकेंड है। तभी तो ये देश अपने देश में एज ए नेशनल हेड प्रेसिडेंट सिस्टम नहीं लाते, क्या लाते हैं? गवर्नर जनरल। तो ये सब हॉट क्वेश्चन होते हैं, तो याद रखना है 29 मई क्या है? द एवरेस्ट डे, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। तो याद रखिएगा 29 मई एवरेस्ट डे काउंट किया जाता है। तो आपने देखा बात क्या थी, एक सिंपली सिटी के साथ हम आपको बता देते, आप समझ लेते, हाँ ठीक है, लेकिन हमने बात को कैसे घुमाया? एक्चुअली हमारे लिए ये तारीख एक सिर्फ बहाना है कि बीते हुए पलों को इस तरह से याद करें कि हम इतिहास के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, या पूरे चीजें जहां से जो सब्जेक्ट रिलेट हो जाता है इससे हम उसे याद कर लें। कई तरीके हैं, तो ये जंबल वे में भी एक तरीका है। तो ये चीजें। अब आते हैं 30 मई, इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। तो याद रखिएगा 30 मई क्या होता है। तो हम दो चीजों पर ध्यान देंगे। पहला, ध्यान दीजिए, आपसे सीधा ऐतिहासिक रूप से एक सवाल पूछता है कि भारत में छपने वाला पहला हिंदी का अखबार कौन सा था, कब छपा, कहां से छपा, कौन पब्लिशर, कौन एडिटर, उस अखबार का क्या हुआ, उस अखबार का नाम क्या था। समझ में आई? 6 क्वेश्चंस मिल गए आपके, लेकिन सब मिलके एक कंबाइंड याद रखिए। तो ध्यान से सुनिए। भारत में हिंदी का पहला न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, जो एक त्रैमासिक अखबार था, कलकत्ता से जुगल किशोर ने पब्लिश किया, वही इसके संपादक एडिटर थे। जुगल किशोर ने इसे 30 मई 1826 को पब्लिश किया कोलकाता से, और इस अखबार का नाम था उदंत मार्तंड, जिसका अर्थ होता है उगता सूरज, यानी राइजिंग सन। तो उदंत मार्तंड हिंदी का पहला भारत का अखबार, एक भारतीय ने ही इसे पब्लिश किए, निकाले, जिनका नाम जुगल किशोर था, और ये कलकत्ता से छपा। एक बार छपा, दूसरी बार छपने से पहले ही जो है इसे अंग्रेजों ने बंद करवा दिया, प्रतिबंधित कर दिया, फिर कभी छपा नहीं। पर यह बात हमारे मन में छप गई और हम पिछले कई वर्षों से इसी 30 मई को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल जर्नलिज्म डे, और कभी कभी तो इसी का नाम हो जाता है नेशनल हिंदी जर्नलिज्म डे, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस या राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा ये 30 मई है बेटा। अगर हम 30 में से 0 हटा दें तो 3 मई हो जाएगा, ये इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे हो जाएगा। तो याद रखिएगा 3 और 30 दोनों जर्नलिज्म से, 3 इंटरनेशनल है, 30 नेशनल जर्नलिज्म डे है। तो ये भी आप समझ गए बात मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं। अब जो अगला एक है छोटा सा टॉपिक, पर बात इसकी बड़ी है, ध्यान देंगे। 2007 में यूएनओ के तत्वाधान में WHO के प्रतिनिधि के तौर पर
बहुत सारे देश इकट्ठा हुए और इन लोगों ने तय किया कि दुनिया में टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट से बहुत सारे लोग नहीं, लाखों लोग मरते, करोड़ों लोग मरते हैं साल में। तो टोबैको किसी भी सूरत हाल में अच्छा नहीं है, क्योंकि 40 या लगभग 4000 टॉक्सिकेशन वाले आइटम्स तंबाकू में पाए जाते हैं। हमने भी जब बचपन में पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई तंबाकू में 4000 अलग अलग केमिकल्स क्या पाए जाएंगे, वो भी टॉक्सिकेटेड। फिर मैंने जब बड़े हुए समझा, ये इसके लिए पढ़ा, तो समझ में आ गया कि हाँ, तो बहुत घातक होता है ये तंबाकू। चूंकि इससे रेवेन्यू इतना सशक्त रूप से सरकार को मिल जाती है, किसी भी देश की सरकार की, और इसकी लत ऐसे लोगों में लग जाती है कि वही कहते हैं तेरी तो लत लग गई वाली बात हो जाती है। तो छूटे ना छूटे, तो ध्यान में रखना है, इससे करोड़ों लोग तंबाकू के शिकार होते हैं, लेकिन उनका जीवन भी बदतर हो जाता है। जब तक जिंदा रहते हैं, यूं समझिए कि खुद से प्रताड़ित रहते हैं। कैंसर है, ट्यूमर है, ये है, वो है, बहुत सारे सिचुएशंस खराब होते हैं, चेहरा विकृत हो जाता है। ऊपर से वो आदमी काम के लायक नहीं रहता। अगर वो 30,000 की नौकरी कर रहा है तो उसका महीने का 30,000 गया, प्लस उसके इलाज पे 10,000 रुपया महीना मिनिमम खर्च है, तो वो गया। और उसकी वजह से कई लोग उसकी देख रेख में शामिल है, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, वो हुआ तो अब पूरा बीमारी का माहौल। तो ये सारी त्रासदी थी। इन सब पे बातचीत होते हुए, पर सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए, जनता मरे तो मरे, सरकार चलनी चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं विश्व समुदाय जो है ने कहा कि हम जो है प्रत्येक वर्ष 31 मई को एंटी टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स डे मनाएंगे, यानी तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद निषेध दिवस मनाएंगे। और सरकार को जिम्मा यह दिया गया, हर सरकार को, कि अपने अपने देश में आप तंबाकू के उत्पादन पे, जो सिगरेट है, गुटखा है या और भी कुछ चीजें हैं, उसके उत्पाद पे 50% एरिया में लेवलिंग करिए। धीरे धीरे बढ़ा के कह दिया आप 70% एरिया में आप वहां पर ऐसे चित्र लगाइए जो तंबाकू के खाने से मौत होती है, चाहे गले का कैंसर हो, मुंह का कैंसर, ओरल हो, टंग हो, जो भी हो, तो ताकि लोग अवेयर हों। और चित्र गंदे दिखेंगे, मन भटक सकता है, नहीं खाएंगे। एक तो ये तरीका, और उसके लिए नहीं ऐसा करते तो पनिशेबल ऑफेंस भी है। दूसरा तरीका कहा कि दुनिया के देश जहां जहां तंबाकू की खेती होती है, वह देश अपने देश में किसानों को अवेयर करें, समझाएं और उनसे कहें कि खेती बदलें, और ये टारगेट रखे 2050 तक का, उस देश में उस चीज की खेती को पूर्णतः बंद कर दे 2050 तक, और वैकल्पिक खेती की शुरुआत करे। किसान की आय ना मरे, आय बनी रहे, वैकल्पिक खेती की शुरुआत करे। ये बात है। और हम आप सब जानते हैं, एक तरफ ये हमें तंबाकू के उत्पाद पर टैक्स भी लेते हैं, तंबाकू बेचते भी हैं, बस एक मोरल ऑब्लिगेशंस डाल देते हैं, ठीक है, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, अपनी इच्छा है तो पीजिए, हम नहीं कहते, पर बेचते तो हैं, सामने तो रखते ही हैं। तो जो भी है, कुल मिला के करोड़ों अरबों रुपए हॉस्पिटल्स पे खर्च होते हैं, लोगों के इलाज पे खर्च होते हैं, जो सरकार जितना टैक्स नहीं वसूलती, मुझे लगता है लगभग इतना ही वो खर्च भी कर देती है। तो कोई मतलब नहीं होता। पर चलिए, जो भी है, तो एंटी टोबैको डे या एंटी टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन डे, यही है ये 31 मई। तो आपने देखा 24 से लेकर 31 मई के दरमियान हमने ये तमाम बातें की। कल हम आपके सामने में रखेंगे 1 जून से लेकर के 7 जून तक की बातें, जो एक वीक का होगा। वीकली हम इसे 45 मिनट्स के लिए बना के आपके सामने में रखते हैं। जैसे आप हम सब जानते हैं, 1 जून को जनरली भारत में साउथ वेस्ट मानसून, जो प्रिंसिपल लैंड है, मेन लैंड है, वहां पर आ जाती है। ये जनरली है। हम ये टर्म 200 सालों से देख रहे हैं, लेकिन इसका अनुमान हम लगभग 125 सालों से लगा रहे हैं। लेकिन अभी जो हमने चेंज किया, उसको हमने 1971 से लेकर, जो है मतलब 70-71 से लेकर के इसे 2020 तक ले लिया। इस 50 सालों में देखा है तो एवरेज जो है 30-32-35 साल 1 जून को ही आए हैं। लेकिन कभी कभी 1 जून से पहले भी आ जाता है मानसून केरल में, मालाबार कोस्ट पे, और कभी बाद में भी आता है। तो उसको ऐसे कहा जाएगा, अगर मान लीजिए जैसे 2022 में, मान क्या लीजिए जो आया ही है, 28 मई को ही मानसून आ गया, तो इसका मतलब 1 को आना था, तो 31, 30, 29, 3 दिन पहले ही आ गया। तो हम कहेंगे साउथ वेस्ट मानसून अराइवल इन 2020 3 days अर्लियर। 3 days अर्लियर कहा, इसका मतलब क्या है? 1 जून।
और कई बार हुआ कि 3 जून को आया, तो हमने क्या कहा, 2 days लेटर अराइवल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, 2 days लेटर इंडिया, मालाबार कोस्ट, केरला। समझ में आई? ये प्रिंसिपल लैंड की बात है। ये अलग बात है कि अंडमान निकोबार में तो ये 20-22 मई के आसपास, यानी 20 से 25 मई के आसपास आ जाती है, पर सवाल 1 जून का है। तो 1 जून तो एक तो ये इंपॉर्टेंस है जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपका हल कर देगा। दूसरा 1 जून का इंपॉर्टेंस मालूम है, 1 जून 1993 में ही हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति ने 74वां संविधान संशोधन के तहत जो 12th शेड्यूल बनाया गया और पार्ट 9A बना, और उसके अंदर आर्टिकल्स 243 को हम देखते हैं के से लेकर जेड तक रखा गया, जो नगर निगम को संवैधानिकता प्रदान करने से रिलेटेड है, वह घटना घटी। तो 1 जून 1993 को क्या हुआ, हमने नगर निगम व्यवस्था को संवैधानिकता प्रदान की, गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दिस इज द रियलिटी। तो देखा 1 जून ये भी है, और 1 जून का क्या हो सकता है जरा सोचिए। तो 1 जून का और भी है, मालूम है आपको, वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं, विश्व दुग्ध दिवस। मालूम है, ये दुग्ध दिवस हम लोग नियर अबाउट 1979 के आसपास से सेलिब्रेट करते हैं। एंड रिमेंबर, पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में 2007 से ही भारत अव्वल हो चुका है, पायोनियर, अगुआ, नंबर 1 पे। और हमने किसको लेग बिहाइंड किया, अमेरिका को किया, वो 2nd नंबर पे है। भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में होता है, और हमारी आबादी इतनी है कि जितना दूध उत्पादन होता है, अगर प्रति व्यक्ति इसे हम बांट दें तो प्रति व्यक्ति 300 ग्राम, आज से करीब 9 साल पहले यानी 2011-12 के आसपास ये जो था 263 ग्राम था प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन, अब 300 के आसपास है, 300 ग्राम। मतलब समझ आई, मैथ कमाल की चीज है, ये सबको बराबर कर देता है, सबको 300 ग्राम मिल गया दूध, सब पी लिया, ठीक है। लेकिन हकीकत में बेटा ऐसा होता नहीं है। तो याद रखिएगा, आज भी करोड़ों करोड़ लोगों को दूध नसीब नहीं होता, ये रियलिटी है। पर दूध का उत्पादन है भारत में, और देखिए फिर भी कितनी महंगाई चल रही है। कुल मिला के हम बात करें, हमारे देश में एक हुए वर्गीस जे कुरियन, फिर हम अमूल की बात करेंगे, मंथन की बात करेंगे, श्याम बेनेगल की बात करेंगे, नहीं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की बात करेंगे। दूध पे बात होगी तो हम तो 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ दूध पे देंगे, क्योंकि उसको मिल्क मैन इंडिया कहते हैं। ये सब बातें हम कल करेंगे, बस हमको आपको बता रहे हैं कि ऐसे रोज बहुत सारी चीजें आएंगी। 2 जून 2014 तेलंगाना 29वां राज्य बना, तो लेटेस्ट हम ऐसे 4 राज्य की भी बात कर लेंगे, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी बात कर लेंगे। ऐसे 3 जून 1947 देखें तो कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया पाकिस्तान की लास्ट सिटिंग हुई थी, और 2 जून को ही माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा कि पाकिस्तान का अलग होने जा रहा है, स्प्लिटिंग करने जा रहा हूं मैं। बहुत सारी बातें, तो हम 3 जून की देखेंगे, लास्ट सिटिंग की बात करेंगे। 4 जून का कोई इंपॉर्टेंस है, 5 जून तो मालूम है पर्यावरण दिवस मनाते हैं 1972 के कंसिडरेशन से, तो ये चीजें हैं। ऐसे ही 6 जून ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर मंदिर में चलेगा, तो उस पर भी बहुत सारी बात होगी। तो ऐसी बहुत सारी तारीखें आएंगी और हम इस पर आगे बात करते रहेंगे, लेकिन जून फर्स्ट वीक की बात कल करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप लोग का ले आते हैं, 1 जून से ही स्टार्ट कर देते हैं, जो करंट अच्छा रहेगा तो 1 जून से एमसीक्यू चलेगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं फिर आप।